बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। जी, आज का मेरा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? आप इस तरह समझ लें कि दो फ्रैक्शंस की इक्वालिटी को हम कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन होता है। इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से जब समझ सकते हैं जब हम इसकी टाइप को स्टडी करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, दो इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर लेती हूँ। बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम आता है जब वो उनके सामने कोई भी एग्जाम्पल या कुछ भी सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का किया जाए या इन्वर्स प्रोपोर्शन का किया जाए। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ही समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देख लेती हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इस तरह समझ लेते हैं, फर्ज करें कि एक कोई क्वांटिटी है एक्स क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, इसके साथ में दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। मैं ये भी कह सकती हूँ एक्स क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो वाई क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक्स क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो वाई क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। एक्स के डिक्रीज होने से वाई भी डिक्रीज हो रही है। तो इन एक्स और वाई का इसमें जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एक्स और वाई जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। अगर एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, अगर एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज होगा। ये जो साइन मैंने लगाया है ये कैसा साइन है? ये साइन जो है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये जो साइन है ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं इस साइन को हटाऊंगी, ये जो साइन मैंने हटाया तो क्या होगा? इस साइन को हटाने से इज इक्वल टू और के कांस्टेंट आ जाता है। जब इसको हटाते हैं तो इज इक्वल टू एंड के कांस्टेंट आ जाता है। वाई ऐसे का ऐसे ही लिखा है मैंने, एक्स इज इक्वल टू के वाई। ये जो है ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अब जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जिसमें कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी दूसरी भी इंक्रीज हो रही होगी, तो उसको हम ये कहते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। फिर उधर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको करते हैं, फिर समझते हैं। अच्छा, मैंने ये रिलेशन बनाया था, ये x इज इक्वल टू के वाई। ये हमारे जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अच्छा, इसको मैं ये जो एग्जाम्पल मैंने ली है, मैं ये कहती हूँ कि मैंने कुछ बॉल्स खरीदी हैं। मैं कुछ बॉल्स खरीदती हूँ, इनकी कॉस्ट जो है, अगर एक बॉल, ये जो है बॉल्स हैं, इसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है और ये इनकी कॉस्ट है, इसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया है। अब ये है कि अगर मैं एक बॉल खरीदती हूँ तो वो उस बॉल की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं दो बॉल्स खरीद लेती हूँ तो दो बॉल्स जो हैं वो 200 रुपीज़ की आएंगी, और अगर तीन बॉल्स हैं तो तीन बॉल्स की जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है। अच्छा, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं 10 बॉल्स खरीदती हूँ, 10 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, मुझे ये मालूम करना है। सही, अगर मैं जो एक बॉल खरीदने पर उस बॉल की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, इसको जो पहली बॉल है उसको मैंने कह दिया ये है x1, और अगर इसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, इसको मैं कह रही हूँ y1। और जो मेरा रिक्वायर्ड है, जो जिस बॉल की कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो उसको, उस बॉल को मैंने कहा ये है x2। और ये जो मुझे
जिस कॉस्ट को मुझे मालूम करना है उसको मैं कह देती हूँ, ये मेरा वैसे तो y2 है, लेकिन मैं इधर सपोज कर लेती हूँ कि वो x है। मैं इधर सपोज कर लेती हूँ कि वो x है। मेरे पास रिलेशन होता है x अपॉन y इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट। x अपॉन y मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, और ये कांस्टेंट ही आएगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि अगर 1 अपॉन 100 x1 अपॉन y1 मैं लूँगी, ये लूँगी, तो ये आएगा 1 अपॉन 100। अगर मैं किसी भी बॉल का उसकी कॉस्ट से रेशियो लेती हूँ तो मुझे पता है वो कांस्टेंट आएगा। फर्ज करें मैं ये कहती हूँ 3 अपॉन, ये इसको इसकी कॉस्ट से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये भी 100 ही आएगा। मैं किसी भी बॉल का उसकी कॉस्ट से लेती हूँ, 2 को ले लेती हूँ, 2 अपॉन 200, तो ये भी 100 ही आएगा। मैंने ये इस रिलेशन को बताया हुआ है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट ही आएगा, 1 अपॉन 100 ही आएगा। जो इस बॉल पे जो रेशो का रिजल्ट है वो भी इस बॉल पर भी वही होगा, इस बॉल की का इसकी कॉस्ट के साथ। अगर 3 बॉल्स के बाय करने पर जो इसकी कॉस्ट के साथ जो रेशियो है वो भी 1 अपॉन 100 ही आएगा। कांस्टेंट है, x अपॉन वाई जो है वो कांस्टेंट है। मेरा जो इस वक्त रिक्वायर्ड है, जो कॉस्ट मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो अगर मैं 10 बॉल्स खरीदती हूँ तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो मेरे पास ये रिलेशन मैं ये लेती हूँ x1 क्या है मेरे पास, मैं इस रिलेशन को ले रही हूँ। अगर एक बॉल लेते हैं तो उसकी क्या है 1, बॉल जो है एक ले रही हूँ और उसकी कॉस्ट क्या है 100 है। मैं x2 किसको कह रही हूँ, जो मेरी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड बॉल क्या है, 10 बॉल्स मैं खरीदना चाह रही हूँ, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी मुझे ये मालूम करना है। x2 अपॉन y2 मैंने सपोज किया हुआ है कि x है। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। मेरे पास x क्या आ जाएगा 1000 रुपीज। एक दफा फिर देख लेते हैं। मेरे पास रिलेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। किसी भी x को y से मैं डिवाइड करूंगी तो कांस्टेंट आएगा। इसको मैंने रखकर भी देख लिया कि अगर मैं 1 अपॉन 100 करती हूँ तो जो 2 अपॉन 100 करती हूँ तो भी 1 अपॉन 100 ही आएगा, जो इसका रेशो है। इन सब का रेशो सेम ही आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये मैंने समझा। अब मैं ये इसको एग्जाम्पल पे मैंने रखा कि बॉल्स, अगर एक बॉल खरीदने पर उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, इसको मैंने x1 का नाम दिया और इसकी कॉस्ट y1 है। इधर मैंने पुट किया। फिर मैं क्या कहती हूँ, जो मेरी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट क्या है मेरी रिक्वायरमेंट है कि 10 बॉल्स के ख़रीदने पर मुझे क्या कॉस्ट है, इस 10 बॉल्स की कॉस्ट क्या है। मैंने उसको सपोज किया x है। अब मैंने इधर रेशो में रख दिया है ये x 1 अपॉन y1, 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू x2 मैंने 10 रखा है, और ये मैंने सपोज किया कि y2 जो है वो x है। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो मुझे x जो है वो मिल गया 1000 रुपीज़। इस तरह आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक वैल्यू एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। जब ये x जो था मेरा 1 था तो इसकी क्वांटिटी 100 थी। जब वो 2 था मेरा वैल्यू तो फिर 200 हो गई। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। अगर मैं 3 बॉल्स की जगह 2 बॉल्स खरीदती हूँ तो वो 200 हो जाएगा। अगर मैं 2 बॉल्स की जगह 1 बॉल खरीदती हूँ तो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। एक के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक के डिक्रीज होने से दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब हम समझेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर मैं एक क्वांटिटी ले रही हूँ, x है वो क्वांटिटी, अगर x जो है, और एक क्वांटिटी है y क्वांटिटी, अगर x क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसी टाइम y क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी।
अगर x क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी इंक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एक के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज होगी, एक के डिक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज होगी। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये फ्रैक्शन ही शो करा रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये मैं बता चुकी हूं आपको, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। अच्छा, अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू और के कांस्टेंट आ जाता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा है तो इज इक्वल टू एंड के कांस्टेंट आ गया है। अब अगर मैं इस y को, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई, और ये k कांस्टेंट है। x और y जब मल्टीप्लाई होते हैं तो k कांस्टेंट टर्म होगी। ये इसको हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इस रिलेशन को हम समझ लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ। अच्छा, मैंने इस रिलेशन को समझ लिया है कि ये x इंटू वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ही आएगा। इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, और वो के कॉन्स्टेंट है। ये रिलेशन जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो इस रिलेशन को याद रखें कि x को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो वो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझती हूँ कि अगर एक हाउस है, उसको बिल्ड करने में जो वर्कर्स हैं वो 35 वर्कर्स हैं। उस हाउस को बिल्ड करने में जो वर्कर्स उसको बिल्ड कर रहे हैं वो 35 वर्कर्स हैं। उसको मैंने वर्कर्स को x से डिनोट किया है। अच्छा, जो वो टाइम ले रहे हैं वो है 16 डेज। जो डेज हैं उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब जो वर्कर्स हैं वो 35 वर्कर्स हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर वर्कर्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया, वर्कर्स जो हैं 35 की जगह 28 वर्कर्स कर दिए हैं, तो कितने दिन लगेंगे हाउस को बिल्ड करने में। दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। हाउस को बिल्ड करने में 16 डेज लगे। जो वर्कर्स हैं वो हैं 35 वर्कर्स, लेकिन उसी हाउस को उसी रेट पर अगर वर्कर्स 28 हैं तो कितने दिन लगेंगे। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी। ये 35 मैं कह देती हूँ कि ये जो मेरे पास गिवन है ये है x1, और इसमें जो डेज हैं वो y1 हो गए। मेरे रिक्वायर्ड डेज मुझे जो है उसको मैं y2 कह रही हूँ, और जो वर्कर्स हैं इधर उसको x2 का नाम दिया है। जो वर्कर्स हैं जो मेरे पास गिवन है उसको मैंने कहा 35 जो है वर्कर्स, उसको मैंने x1 का नाम दिया है, और जो डेज उन्होंने लिए हाउस को बिल्ड करने में वो 16 डेज लिए, वो y1 हो गया। अब जो मेरी रिक्वायर्ड डेज हैं उसको मैं y2 जो है उसको मैं सपोज कर रही हूँ कि वो x है, और जो वर्कर्स हैं 28 जब वर्कर्स हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। अच्छा, अब ये है मेरे पास रिलेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू के। इसको मैंने कहा कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। x1 क्या है मेरे पास, x1 है 35, y1 क्या है मेरे पास 16, x2 जो है ये है 28, y2 जो है ये मुझे मालूम करना है। मैंने ये सपोज किया कि y2 जो है वो है x। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 60, ये 28 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा हाउस। अब इसको एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं कि मेरे पास इन्होंने ये गिवन किया था कि 35 वर्कर्स ने हाउस को कंप्लीट किया 16 डेज में। इन्होंने वर्कर्स की क्वांटिटी कम करी है। जो वर्कर्स हैं 35 से 28 हो गए। अब जब कम करे हैं तो इसका मतलब डेज तो ज़्यादा लगेंगे,
एक काम को ज़्यादा लोग जितने टाइम में कर रहे थे, अगर उन लोगों की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है तो फिर डेज तो ज़्यादा लगेंगे। 35 थे, 16 डेज में उन्होंने हाउस को कंप्लीट किया। अगर 35 की जगह मैंने 28 कर दिए हैं तो फिर वो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए x मेरे पास आया है 20 डेज। अब हम ये क्यों कहते हैं, ये जो था सवाल कि x1 y1 जो है वो x2 y2 के बराबर क्यों है और वो k जो है वो कांस्टेंट टर्म क्यों है। x1 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 35 इंटू 16 तो मेरे पास अगर 560 आ रहा है आंसर, x1 को मल्टीप्लाई करने से x1 को y1 से मल्टीप्लाई करने से 560 आंसर आ रहा है, तो अगर मैं 28 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरे पास 560 ही आंसर आएगा। इसलिए ये कहा गया है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। x और y को मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट टर्म आएगी जो भी है। अगर x1 y1 को मैंने मल्टीप्लाई किया और 28 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों का आंसर 560 और 560 ही आया। इसीलिए ये x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 और ये कांस्टेंट होता है हमेशा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स बताइए और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।